अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं स्टार अहमद कसाना। स्पॉटलाइट ऑन इंडिया। आज हम दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं और नंबर एक टॉपिक जो इस वक्त पूरी दुनिया जिसके बारे में कंसर्न है वो है इंडिया में कोविड का बढ़ता हुआ। इतनी महामारी हो रही है कि वहाँ पे अब ये पता ही नहीं चल रहा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं क्या। जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है, कहीं ज्यादा बताया जा रहा है कि जो फिगर्स हैं वो अंडर काउंटेड है और जो एक्चुअल जो उसका जो मैग्नीट्यूड है इस बहुत ही बुरे मसले का वो बहुत ही बड़ा है। तो इसके बारे में पूरी दुनिया कंसर्न क्यों रख रही है, क्या हो रहा है वहां पे, इसका तजिया करेंगे। दूसरा ये है कि वेस्ट बंगाल वगैरह में जो इलेक्शंस हो रहे थे, आपको पता है, जिसमें रैलीज हो रही थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके वहां पे तकरीरें वगैरह भी की थी और मास्क भी नहीं पहना हुआ था। तो वहां के जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो बड़े ही बीजेपी के लिए बड़े भयानक किस्म के रिजल्ट्स हैं, क्योंकि उसमें मुझे याद है अमित शाह साहब ने कहा था कि हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो नॉट इवन 100 तक जा रहे हैं। और ये तीसरी टर्म जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी को मिल रही है। आपको याद होगा 2011 में उन्होंने लेफ्ट का जो 34 इयर्स का जो रूल था उसको खत्म करते हुए ये इन्होंने आगे शुरू किया था और आज ये दिन आ गया है कि लेफ्ट को एक सीट भी नहीं मिली है। तो ये जो सूरत हाल है ये कहाँ पे जा रही है और इसका इम्पैक्ट जो है नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा, इन तमाम उम्र का बात करेंगे और तजिया करेंगे नाब एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग हजूर, नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब। बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा डैम्पन्ड सा मूड है आज आपका भी और मैं भी वहाँ पे फील कर रहा हूँ। जो भारत में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक कंसर्न है और हमदर्दी के जज्बात हैं हमारे सबके, आपके लिए और भारत के लिए। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरीके से इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो गवर्नेंस है वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आज जैसे कि हम एज वी स्पीक, क्या सूरत हाल है जी, आप क्या देख रहे हैं और क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं जी आपके पास? नहीं, देखिए, सूरत हाल में कोई खास बदलाव, पॉजिटिव बदलाव नहीं आया है। जो आप तो पत्रकार हैं, नुमाइंदार हैं, आप जानते हैं कि इमेजरी जो जा रही है सारे आलम को, क्या इमेजरी जा रही है, तस्वीर क्या जा रही है। धुआं उठ रहा है शहर के क्रिमेटोरियम से, अनगिनत लाशें जल रही हैं और ग्रेवयार्ड्स का भी वही हाल है, बेरियल ग्राउंड्स का भी वही हाल है। लोग दे आर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, अस्पतालों में जाते हैं, ऑक्सीजन दे दीजिए, दवाइयां दे दीजिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, जगह नहीं है अस्पतालों में। जो डॉक्टर जो मरीजों का ख्याल रख रहे थे वो खुद मर रहे हैं, वो खुद दे आर देमसेल्व्स गैस्पिंग फॉर ब्रेथ इन देयर ओन हॉस्पिटल, नॉट गेटिंग ऑक्सीजन। तो ऐसा तो मैं क्या बताऊं आपको। मोहम्मद फराज साहब की दो लाइनें याद आती हैं, मैं दो लफ्ज उसके बदल देता हूं। ये ये आलम का ये जो तस्वीर है, ये 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 देखा न जाए। ये आलम, ये दुख और दर्द का ये आलम में ये देखा न जाए, ये बुत हो या खुदा देखा न जाए। ये अहमद फराज ने बहुत ही, मतलब दे आर वेरी पॉजिटिव थॉट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उम्मीद भी है, मैं बता दूंगा उसके बारे में भी, मगर हालात बहुत ही गंभीर हैं। सूरत हाल इस वक्त कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा है कि जो भी कहा जाता है, कितने बीमार हैं, कितने अफेक्टेड हैं, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। जो इंसानी रिश्ते हैं वो भी इस महामारी में एक तरीके से जुड़े हुए हैं। भाई बहन को बचा नहीं सकता है, बाप बेटे को बचा नहीं सकता है, तो वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बचा सकती है। तो ये मतलब इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत दूर तक रहेगा, क्योंकि समाज पे इस पर इम्पैक्ट हुआ है। तो इस पे पहली बात तो ये है कि हुक्मरानों की गलती में कोई सवाल नहीं है। गलती इसलिए है, इस वक्त तो हम उनको दोषी ठहराएंगे नहीं, जो कुछ भी जा सकता है वो कर रहे हैं, पूरे डट के लगे हुए हैं, उस पर कोई शक नहीं है।
मगर असली हुक्मरान वो हैं जो एंटिसिपेट करते हैं, वो अलर्ट रहते हैं कि सूरत हाल कैसे जा रहे हैं। उस पे मैं अपनी सरकार को दोषी ठहराता हूँ, खासकर रूलिंग पार्टी को। उनका एक ऑब्सेसिव स्ट्रीक था कि हिंदुत्व से हम एक तरीके से बंगाल को शिकस्त देंगे और मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की जो ताकतें हैं वहां बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जब फरवरी में पहले बात की थी, गुफ्तगू की थी आपसे, फरवरी में एंड में, मार्च की बिगिनिंग में ये एक तरीके से लग रहा था कि ये बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के डेटा उस वक्त देखिए, दिल्ली का देखिए, मगर डिसरिगार्ड हुआ। एक तरीके की कंप्लेसेंसी इतनी बड़ी हुई थी। दूसरा, कंबाइंड विद ऑब्सेशन कि इलेक्शंस में हमने फतह पानी है, तो हमने जीतना है, कि कोई और हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। तो उस पे मिसमैनेजमेंट हुई है, कंप्लेसेंसी रही है। अब देखिए 4 लाख का डेली हम पहुंच गए हैं, पहला मुल्क है सारे में। 2 करोड़ लोग जो अभी हैं वो इसमें एक तरीके से दे आर कोविड सफरर्स। और इस वक्त ब्राजील, अमेरिका और मेक्सिको के बाद डेथ रेट का देखें तो वो 4थे दर्जे पे हिंदुस्तान है। जैसे आपने कहा है कि आंकड़े भी, स्टेटिस्टिक्स पे भी आप भरोसा नहीं रख सकते। भोपाल में कल रिपोर्ट आई है कि 109 लोगों को क्रिमेट किया है या दफनाया गया है, 109 पे ऑफिशियल डेटा। मगर एक्चुअली जो आप क्रिमेटोरियम पे जाते हैं, ग्रेवयार्ड पे जाते हैं, 839। पर फर्क देखिए ना, 8 गुना। और वैसे ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं बाकी जगहों से कि अगर आप 100 के कह रहे हैं कि 100 लोग इस वक्त मर गए हैं इससे, तो असलियत हकीकत देखिए क्रिमेटोरियम से, ग्रेवयार्ड से, बाकी जगह से 2000 1500। तो कोई आंकड़ा आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो भी गलती है सरकार की। अगर हकीकत सारे आलम में पेश करेंगे तो लोग की, जैसे आपने कहा है, हमदर्दी होगी, लोग असिस्टेंस देंगे कि ये हमारे लिए महामारी नहीं है, आज हमारे लिए है, कल कंट्री बी के लिए है, परसों कंट्री सी के लिए है। इट इज एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। इस पे आप ये नहीं कर सकते। मतलब एक है कि शॉर्टेज है सब चीजों की, वो शॉर्टेज कम होने वाली नहीं है। हम बाकी लोगों ने मदद की है, बाकी मुल्कों ने। हमारे एक बहुत ही आला दर्जे के एक डॉक्टर हैं देवी शेट्टी, उन्होंने कहा कि अगर आप तैयार इस वक्त रही है कि फेज 3, वेव 3 और वेव 4 के लिए तैयार हो जाए, तब आपको 1.5 लाख डॉक्टरों की, 2 लाख नर्सेज की, और इस वक्त हमारे पास 90,000 1 लाख आईसीयू बेड्स है हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान में। हमें 5 लाख आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी, मतलब जो तड़प रहा है, डॉक्टर्स तड़प रहे हैं अपने ही अस्पताल में कि मुझे ऑक्सीजन दे, और वही ऑक्सीजन की कमी है। अब ये नहीं, आपको आंकड़े नहीं देना चाहता हूँ, 2-3 हजार मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होती थी, अब वो 10,000 की है इस 1 महीने में, मगर वो भी कम है। अब वो ऑक्सीजन हवाई जहाजों से, जिसे किसी ने कहा कि यू आर एयरलिफ्टिंग एयर, ये मजाकिया तौर पे कह रहा है कि आप हवा से ले आते हैं। मगर अब इस वक्त जो संक्षेप में कहना चाहता हूं कि टास्क फोर्स जो हमारे वजीर आजम का है, उन्होंने, हमने सुनने में आया है कि वो कह रहे हैं कि नेशनल लेवल लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं तो ये फैलता रहेगा और इस पे आप बेकाबू रहेंगे, अनकंट्रोल रहेगा, और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है बहुत ही लेकिन नेशनल लेवल का लॉकडाउन तो पहले भी हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो बेचारे मर गए थे। अब फिर क्या उसका रिपीट आएगा? देखिए, अगर अंग्रेजी में इससे कहते हैं, इंडिया इज एट दिस मोमेंट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आप डिसाइड करिए कहाँ रखना है, क्योंकि उस वक्त तो आपने कर दिया, मेरे ख्याल में उस वक्त उचित नहीं था, मगर इस वक्त शायद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो वजीर आजम के जो टास्क फोर्स हैं महामारी के लिए, वो कह रहे हैं कि आपको नेशनल लॉकडाउन टेम्पररी हफ्ता 10 दिन 20 दिन करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रेक द ट्रांसमिशन। क्योंकि ये बल्कि वो एंड्रयू फॉची जो है, वो जो अमेरिकन हैं, एंड्रयू फॉची, उन्होंने भी कहा है कि लॉकडाउन कर दीजिए।
यही मैं कह रहा हूँ, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ कि वो डॉक्टर फाउची जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है अमेरिका का, तो वो कह रहे हैं इम्पैक्ट जो हो रहा है वो मेंटल इलनेस पे। ये भी एक बात है, क्योंकि जब आप इतना खौफ और गम का एक माहौल देख रहे हैं, लोग अपने अपने फैमिलीज को बचा नहीं सकते हैं, एक बेबसी है बहुत मॉन्यूमेंटल स्केल की, इस पे आपका मेंटल इम्पैक्ट होता है। और एक और है कि जियोपॉलिटिकल का जी हेडविंड्स हैं, जैसे कहते हैं कि ज्योग्राफी और सियासी जो हिंदुस्तान जो उभर आ रहा था, वो विश्व गुरु कहा जाता था, हमारे वजीर आजम विश्व गुरु है, अपनी ही तारीफ करते रहे हैं हिंदुस्तान के भी। अब इस वक्त कहा जाता है बहुत सबसे खतरनाक मुल्क अगर है जगह है वो हिंदुस्तान है। और जहां तक की अथॉरिटेरियनशिप जो भी रही है और जो नॉन सेक्युलर कुछ आइडियाज बढ़ती जा रही, मैंने उसका जिक्र किया है पिछले प्रोग्राम में, उसके बावजूद इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना जाता है। कोई मुल्क नहीं है जो दोस्ती नहीं कर रहा है। उस पे, उस इमेज पे, उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट हुआ है। मेरे ख्याल में ये टेम्परेरी रहेगा, मगर इस वक्त जो है इशरात साहब, वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलियन एक अखबार है ऑस्ट्रेलिया में, वो कहते हैं मोदी इज प्रिजाइडिंग ओवर अ वायरल एपोकलिप्स। क्या इससे ज्यादा मतलब, मगर ये अब इस पे ये हमारी रिएक्शन क्या है मीडिया के, आप तो मीडिया के गुरु माने जाते हैं, वो ये है कि हमारे वजीर खारजा मीटिंग बुलाते हैं कि देखिए आप काउंटर मीडिया कैंपेन करिए। शर्मनाक बात है, आप किससे छुपा रहे हैं? सारा आलम जानता है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और एक हमारे सफीर ऑस्ट्रेलिया में वो चिट्ठी लिखते हैं ऑस्ट्रेलियन सरकार को, वो भी बड़ी क्लमजी एक अटेम्प्ट थी कि और हाथ से ईमेल एड्रेस चेंज कर देते हैं। भाई आपने भी वही रिपोर्ट पढ़ी है कि हाथ से वो ईमेल का मतलब, एक चीज तो उस पर बिल्कुल हम मेरे ख्याल में दाद देते हैं कि इस वक्त जब महामारी में हिंदुस्तान बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ है, 40 मुल्कों ने इमदाद की मतलब मदद के लिए प्रॉमिस किया है, वो मदद आ रही है। अमेरिका सबसे ज्यादा, और उसके साथ यूरोप है, यूके है, जर्मनी, रूस, यूएई है। चीन ने भी मदद का प्रॉमिस किया था, मगर वो हमारी सरकार ने लिया नहीं। और खास तौर पर पाकिस्तान ने भी किया नहीं दी, जो कुछ भी एक तरीके की सपोर्ट की जरूरत थी की गई। वहां पे एडी फाउंडेशन, आप जानते हैं, 50 एम्बुलेंस का ऑफर किया था। मुझे लगता है लेना चाहिए था इस माहौल में। इससे किसी को शर्म नहीं आनी। तो अब इकोनॉमी में तो वो तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुआश का सबसे ज्यादा असर जो होगा तो वो इस पैंडेमिक से होगा। अब जरा इरमाशी साहब इस पे आ जाते हैं जरा थोड़ा सा इलेक्शन पे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस पर भी आपकी बड़ी नजर थी इस पूरे इलेक्शन पे जो हो रहे थे। इलेक्शन से पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था, फैज अहमद फैज साहब ने इस माहौल में जब सब खौफ और दर्द माहौल हो, तो मुझे उनके अल्फाज याद आए हैं। वो है कि दिल ना उम्मीद तो है, ना उम्मीद तो है नहीं, नाकाम ही तो है। आपने सुना होगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मतलब इस मौके पे भी हमें उम्मीद रखनी है, जो जितनी मदद बाकी मुल्क हमें दे सकते हैं देनी चाहिए, और हिंदुस्तानियों को जितना कर सकते हैं, समाज को, मीडिया को, आम शहरी जैसे मेरे जैसे, इस पे आप हिस्सा ले लीजिए, स्टेक होल्डर बनिए और इसको दूर करिएगा। हाँ, आप कुछ अच्छा, अब जरा वेस्ट बंगाल पे चलते हैं कि जो जिनके इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और वो तो बड़े ही भयानक किस्म के बीजेपी के लिए रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो जो रिजल्ट्स का ट्रेंड है उसमें जो नंदीग्राम है उधर से मैंने सुना है कि उनकी जो सीट उन्होंने लूज की है ममता जी ने खुद अपनी, लेकिन बाकी जो है जो रिजल्ट है वो तो उन्होंने उड़ा के रख दिया बीजेपी को। और तमाम जो अंदाजे थे, और जिस तरीके से अमित शाह साहब ने कहा था कि हम 200 से ज्यादा सीटें लेंगे, और जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए थे तो उन्होंने कहा कि दीदी ओ दीदी, और इस तरह उन्होंने डेनिग्रेट भी किया उनको और रिडिक्यूल भी किया। तो उसका रिजल्ट जो है, उन्होंने तो एंटी इनकम्बेंसी जो है
उसको भी नहीं देखा उन्होंने। जो बीजेपी का इतना बड़ा जगरनॉट है इलेक्शनियरिंग का, उसको भी नहीं देखा उन्होंने। तो बहुत जबरदस्त सरप्राइज नहीं दे दिया पूरी पूरी इंडियन नेशन को। नहीं, मैं एक सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पहलू से देखता हूं इन रिजल्ट्स को। पहली बात है, दीदी जीत गई, मोदी हार गया। एक वजीर आजम एक वजीर आला के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 21 इलेक्शन मीटिंग की है मोदी साहब, 21। और ये कहा जा रहा है कि अगर उनको रूलिंग पार्टी को मदद मिली है, उसके बारे में 2 मिनट बाद में लूंगा, मगर इस वक्त कहा जाता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान की सियासत। क्यों? अगर जीत हुई है, वो प्लूरलिज्म की हुई है, वो सेक्युलरिज्म की हुई है, और जो हमारी रियासतों की तहजीब, कल्चर और आइडेंटिटी है, उसको आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक सबक अगर मिलता है, हमें हिंदुस्तान में मिलता है, यही सबक बाकी मुल्कों में भी है कि अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को आप इनकरेज करेंगे, थोड़ी देर तो आपको फतेह मिलेगी, उसको कोई शक नहीं है, लोगों को बहकाया जा सकता है। मगर अगर आप मीडियम टर्म में देखें, लोग समझ जाते हैं। सबसे बड़ा जो अक्लमंद खातून है या मर्द है, वो है इलेक्टर। जो इलेक्ट करता, उसको सब मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पहले कहा है कि हमारे इलेक्शन कमीशन, जो हमारे हिंदुस्तान में सारे आलम में हमेशा दाद दी जाती है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस कितने मजबूत हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इस वक्त कहा जाता है कि देखिए, अगर रूलिंग डिस्पेंसेशन को मदद मिली है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं एक मिसाल देता हूं, तो इस पे इतनी कमेंटेरिएट में बातें हुई हैं, तो आपके नाजरीन को कहना चाहता हूं कि बंगाल में 8 फेजेस में क्यों इलेक्शन हुआ। उन 8 फेजेस में आपका पैंडेमिक तो महामारी भी बढ़ गई। इसलिए किया गया कि कैंपेनिंग टाइम बढ़ा जाए, ताकि मोदी साहब और अमित शाह बंगाल जाके कैंपेनिंग करें। क्योंकि अगर आपने 1 महीना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 महीना दिया गया बंगाल में, कम से कम अगर कंपैरिजन करें, वो तमिलनाडु जैसी मतलब स्ट्रेंथ है पॉपुलेशन की, वोटर्स की, तमिलनाडु में 1 दिन में कर रहे हैं। तो मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं था। जो कुछ भी पोलराइजेशन हुई, उस पर कुछ कहा नहीं गया। सारे बंगाल में बंटिंग, पोस्टर, जो कुछ भी था, जय श्री राम जय श्री राम, वो तो आप मजहब का इस्तेमाल करते हैं, वो बैंड है अंडर इलेक्टोरल लॉ। इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर बात नहीं पाई। तो मतलब इलेक्शन कमीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूशंस पिछले हम देख रहे हैं 6-7 साल में उनको कमजोर करने की कोशिश रही है। उस पर सक्सेस भी मिली है और वो कोशिश जारी रहेगी। और यही तो सबसे बहुत ही दर्दनाक बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की कोई ताकत थी, वो हमारी जमहूरियत थी और हमारे इदारे थे। वो एक चेक एंड बैलेंस थे। अगर इधर उधर के कुछ फोर्सेस आते हैं, तो वो उन फोर्सेस को मतलब सप्रेस करेंगे। तो तीसरा जो बात बंगाल की है कि पैंडेमिक हो रहा है, कभी तो आप या तो फेजेस कम कर दीजिएगा या तो कुछ और करिएगा, मगर वो हुआ नहीं। इलेक्शन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। पेट्रनेज का इस्तेमाल किया जाता है कि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए। और मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन को कमीशन को मेरे ख्याल में इससे ज्यादा स्नब, इससे ज्यादा एक तरीके की गाली नहीं दी जा सकती है। मैं आपको पढ़ूंगा। ये कहते हैं हमारी हाई कोर्ट इलेक्शन को अंग्रेजी में बताऊंगा। यू हैव नॉट टेकन मेजर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज holding rallies despite every order of this court. That you must maintain COVID protection. और वो कह रहे हैं कि आपको मर्डर चार्ज के लिए लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा आपको क्या स्नब? मेरा और आपका कहना क्या है, जब हाई कोर्ट एक तरीके से स्नब देती है इलेक्शन को कि आप
काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात जो आपने जनरल तो मैंने बता दिया, खासतौर पर 3-4 स्टेट्स के बारे में, जो वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो अगर कोई सक्सेस रही है, वेलफेयरिज्म और विमेन, ये सबक बाकी मुल्कों के लिए है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी एक दिन आएगा कि आप खवातीन को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। उनकी अपील खवातीन पे रही है और वेलफेयरिज्म रही, और वो वेलफेयरिज्म और खवातीन को जोड़ के अब जो मर्द लोग हैं उनको खवातीन इन्फ्लुएंस कर रही हैं कौन सा अच्छा रास्ता है। हमने देखा है तारीख में, आलम की तारीख में, विमेन आर ऑलवेज वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी ह्यूमेन। तो इस वक्त सारे आलम को ह्यूमेननेस, सेंसिटिविटी की बहुत जरूरत है, उसका फायदा उठाओ। तीसरा जो पोलराइजेशन की थी, जैसे मैंने पहले कहा था, पूरी तरह से कोशिश रही पोलराइजेशन की, उसके खिलाफ इसका जो प्लूरलिज्म है, बंगाली कल्चर है, बंगाली वे ऑफ लाइफ, हम उसको एक तरीके से एक निशाना नहीं बनाने देंगे जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन और रूलिंग पार्टी करना चाहते हैं। तो एक जो है कि अब एक सबसे बड़ा लेसन, सबक जो है कि women have a role in the electoral politics of countries and states everywhere, क्योंकि जैसे बाकी हिंदुस्तान में कास्ट की बड़ी सिग्निफिकेंस रही है, अब खवातीन की सिग्निफिकेंस बहुत रहेगी। तो क्या इससे साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि ममता जी का ये जो रिजल्ट आया है उससे जो वल्नरेबिलिटी है बीजेपी की वो वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है, और मेजॉरिटेरियन फोर्सेस का जो पहले से एक ऑनस्लॉट था, अब ये ममता जी के इस तरह जीतने से नेशनल लेवल के जो ऑपोजिशन है उसको भी कुछ स्ट्रेंथन किया जा सकेगा? मैं अभी जिक्र करने वाला था, अच्छा है कि आपने ये पॉइंट उठाया है। पहले है कि ममता जी की जो किरदार है कौमी सियासत में वो बहुत बढ़ेगी। क्या वो एक वजीर आज़म बन सकती हैं ये कह नहीं सकता हूँ, मगर अगर इस वक्त मेजॉरिटेरियन फोर्सेस के खिलाफ कोई प्रोग्रेसिव प्लूरल सेक्युलर फोर्सेस हैं, वो ममता जी की हुक्मरानी में आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये मेजॉरिटेरियन फोर्सेस को खतरा बन सकता है? इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये किस तरह से खतरा बन सकता है ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स तो असम में आए हैं। असम में तो बीजेपी की विन हुई है, वहां पोलराइजेशन की गई है, असमीज नेशनलिज्म और हिंदुत्व नेशनलिज्म को जोड़ के उन्होंने वहां फतह पाई है। मगर सबसे बड़े जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं वो तमिलनाडु के हैं, क्योंकि डीएमके एक पार्टी है वहां पे, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रही इतने सालों से, दशकों से। और अब उम्मीद, ये आप एक तरीके का आपके सवाल का जवाब है, अब अगर उम्मीद है तो वो तमिलनाडु में है, स्टालिन के अंडर, उनके हुक्मरानी में, क्योंकि वो एक तो प्रोग्रेसिव सेक्युलर फोर्सेस को आगे बढ़ाएंगे, मेजॉरिटेरियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और कांग्रेस के साथ जो उनकी कोएलिशन है वो एक तरीके से एक नया एक बीच हेड बन सकता है प्रोग्रेसिव फोर्सेस का। वैसे ही हमने केरला में देखा है, पिनराई, हालांकि वो लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट हैं, मगर वहां पे भी इसी तरह की बीजेपी की प्रेजेंस को आने नहीं देंगे। तो जो पूरा हम मिला लें सबको, पुडुचेरी तो खैर एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, वहां उनको फतह मिली है, उस पर सक्सेस आई है बीजेपी को, कोई शक नहीं है, मगर वो लोकलाइज्ड है, वो अबाउट अराउंड पर्सनैलिटीज की बात है। तो अगर मतलब मोटे अल्फाज में कहा जा सकता है, ये मौका है इस वक्त, अगर फतेह मिली है वो प्रोग्रेसिव फोर्सेस को मिली है इन 5 इलेक्शन। तो क्या इसको कितना बड़ा सेटबैक है, कितना बड़ा सेटबैक है मोदी जी के लिए? एक तरफ देखें ना, एक तरफ कोविड के ऊपर उनके ऊपर इस वक्त बड़ा शदीद अटैक है, नेशनली भी इंटरनेशनली भी, जिस तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया है, ऊपर से ये पॉलिटिकल लेवल पे भी जो सेटबैक है, तो ये इस वक्त बीजेपी के लिए और स्पेशली मोदी साहब के लिए कितना बड़ा सेटबैक है जी? नहीं, इसलिए ये तो मेरे ख्याल में आप एक दिन इंटरव्यू कीजिए मोदी साहब के भी साथ, वो खुद ही उनको एडमिट करना पड़ेगा कि
जो उम्मीद रखी थी, आपने खुद ही कहा था, कितनी बार दोहराया, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन थी दोनों हुक्मरानों के, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और हमारे वजीर आजम की, कि बंगाल में जीतना है। और हमारे वजीर आजम मतलब एक छोटी सी लेवल पे आए जब उन्होंने आप ही के अल्फाज को आपने रिपीट किया था, दीदी ओ दीदी, इनका कितना नुकसान पहुंचा है इससे, क्योंकि उनके खुद के पार्टी वर्कर्स को तो बहुत हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन हुई, मगर सारा बंगाल उनके खिलाफ गया। क्या आप हमारे वजीर आजम की हैसियत को छोड़ के एक इतनी लेवल पे आते हैं कि एक खातून को मतलब एक इंडिसेंटली उसको एड्रेस कर रहे हैं, दीदी और दीदी, कि मैं आपको हराने वाला हूं। अब दीदी और दीदी आप उससे पूछिए वो क्या कहेगी वजीर आजम को, कुछ नहीं कहा। बहुत स्टेट्समैन लाइक इस वक्त रिस्पॉन्स रही है कि हमने जीत की है क्योंकि हमारे इश्यूज थे। तो मेरे ख्याल में ये जो स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में आई है, मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे नेबरहुड में ये नहीं होगा। ये मतलब लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, लो लेवल ऑफ पोलराइजेशन, लो लेवल ऑफ बिहेवियर, और वही हमने पैंडेमिक में भी देखा। एक तरीके से ह्यूमैनिटी में क्या बताऊं, इशरार साहब, जो गुरुद्वारे में लंगर होता है, हमारे सिख भाइयों ने ऑक्सीजन लंगर रखा, और आपने वो तस्वीरें देखी है, किलोमीटर की लाइनें लगा दी, एक पाइप लगा दी जिसमें ऑक्सीजन है, और हर जगह आप एक कुर्सी लगा के लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर, और सारे हिंदुस्तान में एक छोटी सी कम्युनिटी है। तो मतलब इंसानियत भी दिखाई है। और दूसरी जो हैवानों जैसा बिहेवियर है, जहां आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो 2000 का एक ऑक्सीजन सिलेंडर है 1 लाख में बिकता है, मिलता नहीं है, लोग गैस कर रहे हैं। तो ये माहौल क्यों पैदा हुआ है कि पिछले 6-7 सालों में हम एक बड़ी नीचे की लेवल पे आए हैं। पॉलिटिक्स भी उसी में है, सोसाइटी भी उसी में है, बर्ताव भी वैसा है। अब इसके लिए हुक्मरानों को, हिंदुस्तान को वापस अपनी जगह लाने के लिए बहुत ही चुनौतियां उनके आगे हैं, बहुत वक्त लगेगा। इसका एक गहरा एक कॉन्सिक्वेंस है और दूरी का कॉन्सिक्वेंस है। मैंने मुआइश की बात की, इकोनॉमी की बात की, मगर जो सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इंटरनल कोहेरेंस, जिसपे इतना डब्बा लगा है, इस पैंडेमिक में दिखाया गया है कि वो इंटरनल कोहेरेंस मौजूद है, बावजूद इसके कि हमारी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनकी बिहेवियरल पैटर्न एक मेजॉरिटेरियन फोर्सेस का बिहेवियरल पैटर्न है। तो वो सारे हिंदुस्तान को अपने साथ नहीं लेना चाहते। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश साहब। हम दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें, और हमारी दुआ है कि पूरी इंसानियत इस जो पेंडेमिक है इससे निजात हासिल कर सके, और स्पेशली इन इंडिया। मैं रोजाना, यकीन माने, रोजाना दुआ करता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं उनको इससे निजात मिले और वो इससे आजाद हों। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड सी यू नेक्स्ट वीक। बहुत शुक्रिया इशरार साहब, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।